तो इस बार का जो बैकलैश होने वाला है सेंटनो लुइस से, वो होने में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, इसलिए ये जो टाइम है वो है प्रेडिक्शन टाइम। और इस वीडियो में हम जो है पूरे मैच कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी प्रेडिक्शन मैं करने वाला हूं, जो ऑड विनर्स होने वाले हैं वो भी तुम्हें बताने वाला हूं कि ऑड्स के मुताबिक कौन जीतने वाला है और क्या क्या शॉकिंग एंडिंग हो सकती है हर एक मैच की, उन सब के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक ऐसे मैच से जो कि होने वाला है एक बहुत ही बेहतरीन फैटल 4-वे मैच। भाई अगर बैकलैश की एक बैंगर शुरुआत करवानी है तो ये फैटल 4-वे मैच ही करवाना चाहिए। सबसे पहले जेकब फाटू अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे, उनका पहला डिफेंस होने वाला है शायद अगेंस्ट LA नाइट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रिस्ट। एक फैटल 4-वे मैच होगा फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। और सबसे पहले इसके बैटिंग ऑड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके जो बैटिंग ऑड्स निकल कर आए, उनका कहना है कि जेकब फाटू यहाँ पर रिटेन करने वाले और बहुत ही बड़े मार्जिन से वो जीत रहे हैं। यहाँ पर सेकंड पर LA नाइट है, थर्ड पर ड्रू मैकिंटायर और एट द एंड में आते हैं डेमियन प्रिस्ट, लेकिन वो तीनों ही प्लस में है। यहाँ पर माइनस में अगर कोई है तो वो है जेकब फाटू, क्योंकि अभी तो जीता ना भाई बंदे ने, पिछले रेसलमेनिया में तो जीता था, तो इतनी जल्दी कैसे हार जाएगा, वो भी पहले ही अपने टाइटल डिफेंस में। जेकब फाटू भाई वो उसको हराना कोई छोटी बात थोड़ी ना है, लेकिन ऐसे मैच में हार सकता है क्योंकि फैटल 4-वे है भाई। कोई किसी और के ऊपर पिन करके जीत सकता है, डेमियन प्रिस्ट या फिर LA नाइट के ऊपर भी पिन हो सकता है। तो इसकी अगर शॉकिंग एंडिंग की अगर बात करें तो इसमें जो है कुछ खास शॉकिंग चीज होने नहीं वाली, क्योंकि यहाँ पर जो है किसी की इंटरफेरेंस तो होने सही। हाँ अगर मीनवाइल कहीं से सोलो सिकोआ के अंदर भाई कुछ अलग ही चीज जाग जाए, और जैसा कि निक ऑल्डिस ने कहा था कि मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, तुम गड़बड़ कर रहे हो जेकब फाटू के साथ, तुम स्क्रू कर रहे हो जेकब फाटू को, तो भाई हो सकता है वो सारी चीजें आकर यहाँ पर अलाइन हो सकती हैं कि जेकब फाटू को बिट्रेल मिले यहाँ पर सोलो सिकोआ की तरफ से, उस वजह से वो हार जाए अपना टाइटल और यहाँ पर कोई और जीत जाए। लेकिन ऐसे होने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मुझे। हो सकता है कि सोलो और जेकब के बीच में कुछ मामला गंभीर देखने को मिल जाए, थोड़ा सा मामला उनके बीच गर्म हो जाए, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होने वाली। ये जो मुझे जहां तक लग रहा है ये मैच जो है क्लीन ही खत्म होने वाला है इन चारों के बीच, और इसमें अगर कोई जीतने वाला है तो ऑफकोर्स नॉट, यहाँ पर जेकब फाटू रिटेन ही करने वाले हैं अपनी चैंपियनशिप। अगर यहाँ पर मैं किसी और को प्रेडिक्ट करना चाहूँ कि अगर किसी को मैं जीतते हुए देखना चाहूंगा इनमें से, तो शायद ड्रू मैकिंटायर वो नाम हो सकता है कि वो चैंपियन बने और एक अच्छा टाइटल रेन दे। लेकिन नहीं भाई, यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप भाई ये तो बंदा डिजर्व नहीं करता है। हाँ भले ही अच्छा टाइटल रेन दे देगा थोड़े टाइम के लिए, ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बन के घूम लेगा, वो भी यूनाइटेड स्टेट, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता कि ड्रू मैकिंटायर को ये चैंपियनशिप जीतनी चाहिए। वो मिड कार्डर नहीं है भाई, वो मेन इवेंट है भाई, उसके पास तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप होनी चाहिए। देखेंगे भाई वो कब आएगी, लेकिन यहाँ पर जीतने के चांसेस किसी के भी नहीं है। जेकब फाटू को यहाँ पर प्रेडिक्ट करता हूँ इस मैच को जीतने के लिए, और ऑड्स के अकॉर्डिंग भी वही जीत रहे हैं। इसकी शॉकिंग एंडिंग कुछ खास होने भी नहीं वाली, क्योंकि इसमें कुछ शॉकिंग तो होने नहीं वाला, टेबल्स वगैरह फूट सकते हैं, स्टेप्स टूट सकते हैं, बस इनके अलावा और कुछ नहीं होने वाला। वेल आगे चलते हैं अगले मैच की तरफ, जो कि होने वाला है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, बेकी लिंच वर्सेस लायरिया वेल्केरिया। ओके भाई ये पहली बार है भाई जब किसी वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, यानी कि कोई मिड कार्ड चैंपियनशिप के लिए मैं इतना एक्साइटेड हूं भाई किसी मैच को देखने के लिए, क्योंकि वुमेन्स का कोई मिड कार्डर मैच भाई, मिड कार्ड चैंपियनशिप वाला स्टेट के लिए हो या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल के लिए। यूनाइटेड स्टेट तो भाई फिर भी चेल्सी ग्रीन के ऊपर चल जाती थी, लेकिन अब वो भी नहीं है भाई, अब तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है वुमेन्स वाली, और वो भाई लायरिया वेल्केरिया जब से जीती है या फिर कुछ भी है भाई, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है उससे, ना उसकी कोई वैल्यू है कुछ नहीं है। लेकिन जब से बेकी लिंच ने रिटर्न किया है, बेली के ऊपर अटैक किया, एक हील टर्न मारा, और उसके बाद लायरिया वेल्केरिया से वो चैंपियनशिप लेने के लिए जा रही है, तो भाई ये स्टोरी सच में अमेजिंग लग रही है और काफी मजा आ रहा है भाई इसको देखने में। बेकी लिंच की वजह से भाई ये जो टाइटल है वो रिलेवेंट बन रहा है भाई। बेकी लिंच और लायरिया वेल्केरिया थोड़ी ऐसी लग रही है कि भाई वो चैंपियन है, वरना तो भाई लायरिया वेल्केरिया चैंपियन लग नहीं रही थी, और ना इस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की कोई वैल्यू थी वुमेन्स वाली की। लेकिन जब से बेकी लिंच ने स्टोरी में पैर रखा है भाई, उन्होंने मामला हिला दिया है। और भाई इस मैच अगर ऑड्स के मैं तुम्हें बताऊं कि बेकी लिंच वर्सेस लायरिया वेल्केरिया के मैच में ऑड्स के अकॉर्डिंग जो जीत रहा है तो वो है बेकी लिंच भाई, कि वो यहाँ पर न्यू चैंपियन बनने वाली है इंटरकॉन्टिनेंटल की। भाई ये सही भी है भाई, वही बननी चाहिए, लेकिन इसकी एक शॉकिंग एंडिंग अगर देखी जाए तो वो ये हो सकती है, क्योंकि बेकी लिंच ने बेली के ऊपर अटैक किया था, बेली लायरिया की दोस्त है, तो यहाँ पर बेली की इंटरफेरेंस हो सकती है और वो बेकी लिंच के ऊपर अटैक कर सकती है, और उसके चलते भाई यहाँ पर लायरिया वेल्केरिया नई चैंपियन बन सकती है। या फिर एक दूसरी शॉकिंग एंडिंग ये हो सकती है कि बेली आए लेकिन वो हील टर्न मार जाए और वो भी लायरिया के ऊपर अटैक करे और बेकी लिंच के साथ अलायंस हो जाए, और एक इनकी एक फिर से जो वो हॉर्स वुमेन वाली चीज है अगेन निकल के आ जाए भाई, ये जरूर टीम अप कर ले। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि भाई बेकी लिंच वर्सेस बेली का मैच आगे के लिए प्लान किया जा रहा है, क्योंकि बेकी लिंच ने जिस तरीके से गार्बेज बोल के बेली की बेइज्जती की है और अटैक करके उसे रेसल
रेसलमेनिया से हटाया, तो भाई बेली वर्सेस बेकी लिंच का मैच जो है फ्यूचर के लिए सेटअप हो रहा है और शायद समर स्लैम वो जगह हो सकती है। और अगर बेली वर्सेस बेकी लिंच हो रहा है और उसमें एक टाइटल इंक्लूड कर दिया जाए तो भाई मजे ही है। तो इसलिए भाई यहाँ पर ज्यादा कुछ चीजें नहीं होने वाली, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बेली इंटरफेयर करने वाली है। और अगर वो इंटरफेयर कर भी लेती है तो हो सकता है कि बेकी लिंच के पास कोई बैकअप प्लान हो भाई, को हो सकता है कोई बेकी लिंच की मदद करने के लिए एक नया मेंबर आ जाए, हो सकता है भाई उनके पति सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ही यहाँ पर पधार जाए, भाई कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कोई शॉकिंग चीज हमें देखने को मिल सकती है इस मैच में। लेकिन इसका जो विनर निकल कर आने वाला है वो मेरी तरफ से मैं जिसको प्रेडिक्ट करूंगा वो भाई बेकी लिंच ही होने वाली है। भाई को लोग उसे जो है बेकी होगन बुलाएं या फिर कुछ भी बुलाया, लेकिन भाई बेकी लिंच डिजर्व करती है भाई ये सब कुछ। जब से वो आई है भाई टाइटल की वैल्यू बढ़ गई भाई, तो मैं तो चाहूंगा कि भाई यहाँ पर बेकी लिंच जीत जाए, वो बन जाए नई वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, इस टाइटल की प्रतिष्ठा बढ़ाए भाई थोड़ी सी, क्योंकि उनके पास आएगी तो थोड़ी बहुत ज्यादा रिलेवेंट होगी भाई। और शायद ये वर्ल्ड टाइटल को भी पास कर सकती है भाई, ऐसा बन सकती है भाई बेकी लिंच इस टाइटल को इतना लेवल पर पहुंचा सकती है भाई आराम से। तो मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर बेकी लिंच के लिए होने वाली है, वो यहाँ पर नई चैंपियन बनने वाली है। अब अगले मैच की तरफ चलते हैं जो कि तीसरा मैच होने वाला है, वो भी मेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस पेंटा। और इसके ऑड्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि कौन जीत रहा है तो वो है डोमिनिक मिस्टीरियो की, वो यहाँ पर रिटेन करने वाला है। लेकिन यहाँ पर शॉकिंग फैक्टर यही हो सकता है कि भाई फिन बैलर बिट्रेल कर दे यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो को और फिर कॉस्ट करवा दे भाई और पेंटा नया चैंपियन बन जाए। लेकिन शायद ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि भाई फिन बैलर आएगा मैसअप करने लेकिन नहीं कर पाएगा भाई, जेडी है और भी बहुत है लोग मदद करने के लिए है डोमिनिक की, तो शायद यहाँ पर रिटेन ही हो जाएगी। एजे स्टाइल्स यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करने वाले शायद, क्योंकि उन्होंने कहा है कि तुम दोनों में से जो जीतेगा मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगा। लेकिन भाई हो सकता है एजे स्टाइल्स एक हील टर्न मारने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है कि भाई फिन बैलर फेस टर्न मारने वाले हैं और एजे स्टाइल्स वो कड़ी होने वाली है, यानी कि एजे स्टाइल्स भाई जजमेंट डे से फिन बैलर को निकाल देंगे और खुद ज्वाइन हो जाएंगे और एजे स्टाइल्स होंगे भाई जजमेंट डे के नए मेंबर, यानी कि फिन बैलर आउट और एजे स्टाइल्स इन। भाई ये हो सकता है भाई एजे स्टाइल्स के अंदर से फिर वो जो उनका हील वर्जन है भाई वो निकल के आ सकता है आराम से, जो कैरियन क्रॉस चाहता है कि भाई एजे स्टाइल्स हील टर्न करे, अपनी रियल शेप्स दिखाए, तो वो चीज पुल ऑफ की जा सकती है यहाँ पर इस तरीके से कि यहाँ पर एजे स्टाइल्स इंटरफेयर करे, डोमिनिक को जितवा दे और फिन बैलर को यहाँ से वो निकाल दे भाई बिट्रेल वगैरह, मतलब वो फ्यूचर की स्टोरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर इस मैच की देखी जाए तो यहाँ पर हमेशा वही चीजें होने वाली है भाई, जजमेंट डे की इंटरफेरेंस और डोमिनिक मिस्टीरियो किसी तरीके से रिटेन कर लेगा अपनी चैंपियनशिप। हम पिछले जितने बैकलैश गए भाई उनमें हमें जो है फैक्शंस में नए मेंबर्स ऐड होते हुए नजर आए हैं, तो भाई हो सकता है यहाँ पर एजे स्टाइल्स आकर ज्वाइन कर ले जजमेंट डे को, फिन बैलर को निकाल दे। मतलब ये बहुत ही बोल्ड प्रेडिक्शन है मेरी तरफ से, लेकिन ऐसा हो सकता है, मतलब इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में तो होगा ही भाई, लेकिन अभी नहीं। फिन बैलर जरूर कॉस्ट करवा सकते हैं अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई उस चीज पर जाए, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो चैंपियन बना और मैं चाहता हूं कि भाई वो थोड़ा लंबे टाइम तक रहे चैंपियन, वो डिजर्व करता है भाई वो बंदा, इसीलिए। तो यहाँ पर मेरी प्रेडिक्शन जो है वो डोमिनिक के लिए ही रहने वाले है कि वो यहाँ पर रिटेन करने वाले हैं इस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को। अब आगे चलते हैं, इसका जो सबसे ज्यादा हाइप अप मैच हो सकता है जिसकी राइवलरी में देखने के लिए काफी लोग इंटरेस्टेड हैं और काफी लोग नहीं भी है, क्योंकि लोगों के मिक्स ओपिनियंस है इस मैच को लेकर। गुंथर वर्सेस पैट मैकेफी होने वाला एक सिंगल्स मैच, जहां पर भाई गुंथर बहुत ही ज्यादा हैविली फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए ऑड्स के अकॉर्डिंग, कि भाई वो तो स्क्वॉश करने वाला है पैट मैकेफी को, क्योंकि भाई पैट मैकेफी भाई वो बंदा रेसलर थोड़ी है, मतलब उसने रेसलिंग की होगी बहुत टाइम पहले लेकिन अब नहीं करता भाई। बहुत ही मुश्किल है भाई गुंथर वर्सेस पैट मैकेफी के मैच में गुंथर किसी तरीके से हार जाए भाई, ऊपर से वो रेसलमेनिया में इतनी बड़ी हार ले चुका है ऑलरेडी, तो वो ये मैच तो नहीं हारेगा, तो इसीलिए और जो है इस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर इस मैच की एक शॉकिंग एंडिंग देखी जाए तो यहाँ पर काफी लोगों का ये कहना है कि पैट मैकेफी भी जेउसो वाले ट्रिक का यूज करेगा, गुंथर को स्लीपर होल्ड में डालेगा, लेकिन उसके चलते यहाँ पर वो जीत सकता है। लेकिन यहाँ पर वेड बेरेट जो है भाई जो अनाउंसर है वो भी इंटरफेयर कर सकते हैं, ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं। लेकिन अगर सच में कोई शॉकिंग फैक्टर देखना है तो वो है भाई गोल्डबर्ग का रिटर्न। गोल्डबर्ग यहाँ पर रिटर्न करे, इंटरफेयर करे इस मैच में और उसके चलते गुंथर का ध्यान भटके और फिर पैट मैकेफी मैच को जीत जाए और फिर गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग की स्टोरी आगे के लिए स्टैब्लिश हो। क्योंकि अगर गुंथर किसी चीज की वजह से हारा है और वो भी गोल्डबर्ग जैसे बुढ़े की वजह से हारा है भाई, तो फिर गुंथर का जो दिमाग फिरेगा और फिर जो उसके अंदर जो नफरत पैदा होगी गोल्डबर्ग के लिए, तो वो फिर इनकी स्टोरी को काफी ज्यादा अमेजिंग बनाएगी, काफी ज्यादा हिस्टोरिकल बना सकती है। क्योंकि भाई अब टाइटल तो है नहीं लड़ने के लिए, तो भाई ये राइवलरी ही कुछ बड़ा करनी पड़ेगी, तो इसलिए गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर की राइवलरी को सेट करने के लिए ये मैच सेटअप किया गया है, ऐसा लोगों का कहना है। तो देखते हैं कि भाई क्या होता है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर ऑफ कोर्स नॉट भाई गुंथर होने वाला है। गुंथर भाई अपने मैचेस नहीं हारता भाई जब तक कोई बड़ी स्टेज ना हो, जैसे कि रेसलमेनिया या क्राउन जूल वगैरह। तो अगर ऐसी कोई चीज नहीं है तो भाई गुंथर का हारना इम्पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पर गुंथर तो नहीं हारने वाला, लेकिन पैट मैकेफी एक शॉकिंग एंडिंग के जरिए जरूर
जरूर जीत सकता है। अब चलते हैं भाई शो के मेन इवेंट की तरफ, जो कि होने वाला है जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन फॉर द वन लास्ट टाइम। और मैंने काफी सोचा भाई कि ये सच में वन लास्ट टाइम है, तो भाई हाँ ये वन लास्ट टाइम है, लेकिन सिर्फ इन दोनों का 1-on-1 मैच जो है वो वन लास्ट टाइम हो रहा है शायद, क्योंकि आगे चलकर फिर कभी भी ये दोनों जो है 1-on-1 तो नहीं लड़ने वाले। आगे चलकर जब भी ये लोग लड़ेंगे तो हो सकता है वो एक ट्रिपल थ्रेट मैच हो, फैटल 4-वे हो, यानी कि एक मल्टी पर्सन मैच होगा। लेकिन इन दोनों की लड़ाई तो हमें देखने को मिलेगी इस पूरे साल में। लेकिन ये जो वन लास्ट टाइम वाली चीज़ है तो ये शायद सही है भाई, ये सच है, क्योंकि WWE ने इसकी मर्चेंडाइज भी निकाल दी है, तो शायद ये चीज़ सच है कि भाई फ्यूचर में WWE का कोई प्लान नहीं है 1-on-1 कराने का रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना का कोई मैच जो 1-on-1 करवाए फ्यूचर में WWE, ऐसे उनके कोई प्लान्स नहीं है, क्योंकि इनके पास एक ट्रिपल थ्रेट मैच का ऑप्शन आ चुका है, कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन। और इसकी जो शॉकिंग एंडिंग की चीज़ें हैं भाई वो सारी मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर दिया, तो जाकर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो शॉकिंग एंडिंग्स के लिए। और यहाँ पर मैंने कहा था कि भाई ऑड्स में काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है जॉन सीना जीतने के लिए, तो फॉर श्योर भाई यहाँ पर भी जो है ऑड्स में जीतने के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट चल रहे हैं। इतने करीब आने के बाद भी जॉन सीना इस टाइटल को रिटेन करने वाले हैं मैच में, ऐसा ऑड्स का कहना है, जो कि ऑफ कोर्स नॉट भाई वो थप्पड़ वाली चीज क्रिएट करवाई जा सकती है, जहां पर जॉन सीना जो एक थप्पड़ मार देंगे रेफरी को और फिर मैच जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, जिस वजह से चैंपियंस एडवांटेज के चलते जॉन सीना जीत जाए, जॉन सीना के पास ही चैंपियनशिप रहेगी, लेकिन मैच को रैंडी ऑर्टन जीत जाएंगे। और उसके बाद अगर रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की लड़ाई होती है जिसमें जॉन सीना भारी पड़ने लगे रैंडी ऑर्टन के ऊपर, तो यहाँ पर फिर कोडी रोड्स का रिटर्न हो सकता है रैंडी ऑर्टन को बचाने के लिए यहाँ पर। तो ऐसी कुछ सिनेरियोज हमें देखने को मिल सकते हैं इस मैच के एंड में, लेकिन यहाँ पर टाइटल रिटेन होने वाली है मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग। जॉन सीना इस मैच को जीत रहा है और स्टिल हमारा अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन रहने वाला है। लेकिन एक शॉकिंग फैक्टर के जरिए रैंडी ऑर्टन मैच में जीत भी सकते हैं, ताकि नंबर्स बढ़वाए जा सके। भाई रैंडी ऑर्टन 15 बन जाए, उसके बाद सीना दोबारा जीते वो 18 बन जाए, फिर भाई रैंडी ऑर्टन अगेन जीते वो 16 बन जाए, तो ऐसे ऐसे करके भाई चीजें खींच सकते हैं भाई WWE। बाकी देखते हैं कि क्या होता है WWE बैकलैश 2025 में। ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, हम देख ही लेंगे भाई क्या होने वाला है। इस रविवार को सुबह 4:30 पर लाइव हमें देखने को मिलेगा ये नेटफ्लिक्स के ऊपर, और बाकी कहीं और भी देखने को मिल सकता है। तुम कमेंट में पूछ सकते हो, मैं तुम्हें वेबसाइट्स के नाम बता दूंगा भाई, कमेंट में पूछ लेना वो। और बाकी तुम्हारे प्रेडिक्शन जो है इस मैच को, इस बैकलैश को लेकर, वो मुझे कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।